नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। और शो चल रहा है बातों बातों में। और आज बातों बातों में हमने बुलाया है एक बहुत ही यंग, डायनेमिक, हैंडसम से क्रिएटिव डायरेक्टर, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी यानी जाफ्टा के फाउंडर राजीव सिन्हा सर को। राजीव सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने हैंडसम वाला वर्ड लगा के तो एकदम बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। नहीं, आप वाकई में काफ़ी डायनेमिक हैं। और राजीव सर के बारे में बताऊं तो ये एनडीटीवी जैसे चैनलों के साथ काम कर चुके हैं और भी कई सारे मीडिया हाउसेज में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और 2016 से ये रांची को अपना कर्म क्षेत्र चुना है और 2016 से अपना रांची को ये कर्म क्षेत्र के रूप में चुने हैं और थिएटर के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन कैसे, एक तरफ चकाचौंध भरी दिल्ली और मुंबई की सड़कें, गलियां, वहाँ एनडीटीवी और इस तरह के सरीखे नाम, इतने बड़े बड़े चैनल्स, और फिर अचानक से ट्रांजिशन रांची की तरफ? सर, मैं एक्चुअली आप कह सकते हैं कि मैं बाय बॉर्न ही थिएटर एक्टिविस्ट हूँ। मैं 8 साल की उम्र में पहली बार मैंने मंच देखा था। मेरे बड़े भैया हैं, संजीव सिन्हा नाम है उनका, तो उन्होंने 8 साल की उम्र में जब मैं था तो वो थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे थिएटर में। तो एक्चुअली कायस्थ फैमिली से हूँ, तो हम लोगों की एक पूजा होती है, चित्रगुप्त पूजा। तो चित्रगुप्त पूजा में सारे जितने कायस्थ कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग सब इकट्ठा होते हैं, वहाँ फंक्शन होता है, पूजा होती है, लोग मिलते जुलते हैं। तो मेरे बड़े भैया ने एक नाटक तैयार किया, उस नाटक का नाम था जहांगीर का न्याय। और मैं उस समय 8 साल का था और मुझे ज़रा भी नहीं मालूम था कि नाटक क्या होता है, थिएटर क्या होता है, मुझे कुछ भी एहसास नहीं था इस चीज़ का। तो उन्होंने मुझे जहांगीर का रोल दिया और खुद बने अनारकली। अच्छा भैया जी। तो और ये नाटक का मंचन हुआ और मुझे बड़ा मजा आया। मतलब ऐसा हुआ कि मुझे लत सी लग गई। बड़े भैया ने नाटक छोड़ दिया, मैंने कंटिन्यू कर लिया। तब से लेके आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी दिन गया होगा जिस दिन मैंने नाटक के बारे में सोचा नहीं होगा, जिस दिन मैंने थिएटर किया ना होगा, या जिस दिन मैंने थिएटर से रिलेटेड कोई काम ना किया हो। तो ये तब से लेके चलता रहा। फिर मेरे गुरु बदलते गए। पहले गुरु मेरे रहे राकेश रमन, 12 साल की उम्र में, बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, रांची से ही। जी। उनकी संस्था थी मंत्रणा ज्वाइन किया हमने। मंत्रणा में कई नाटकों का मंचन किया राकेश रमन सर के सानिध्य में। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई बात। तो अब रंगमंच पूरा घुस चुका था अंदर से। अब लगने लगा था कि मुझे इस क्षेत्र में करियर भी बनाना है, लेकिन बताने वाले कोई नहीं था, गाइड भी कोई नहीं कर पा रहा था कि इससे आगे भी कुछ करियर होता है। तो मैं नौकरी के चक्कर में पड़ गया। कॉलेज में जाने के बाद नौकरी के चक्कर में पड़ा। फिर मैंने मीडिया, क्योंकि जब आप बचपन से थिएटर और स्टेज की जो आदत होती है आपको, वो फिर एक सपना दिखा देता है कि आपको टीवी पे आना है, स्क्रीन पे आना है। तो स्क्रीन पे आने के चक्कर में हमने मीडिया ज्वाइन कर लिया। तो मैं मीडिया, मतलब बेसिकली पढ़ाई करी मैंने। मैं वैसे BBA भी हूँ, MBA भी हूँ। उसके अलावा मैंने एक्चुअली वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा किया है। अच्छा, ये कहाँ से किया? ये मैंने नोएडा से किया है, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, आफ्ट करके बोलते हैं। और संदीप मारवा उसके डायरेक्टर हैं। वहाँ से मैंने करने के बाद वो मेरी लाइफ का एक्चुअली सच बताएं तो एक प्रोफेशनल जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। और मैंने फिर नौकरी ज्वाइन करी। पहली नौकरी मैंने मीडिया नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रोडक्शन हाउस थी जो फैशन टीवी के लिए शोज़ बनाती थी। उसके अलावा सेकंड चैनल मैंने यो म्यूज़िक, एक म्यूज़िक कम एंटरटेनमेंट चैनल था, उसको ज्वाइन किया। उसमें कुछ 6-7 महीने काम किए। फिर उसके बाद मेरा जो जंप आया वो आया एनडीटीवी में, दिल्ली में। एनडीटीवी में जो एनडीटीवी इंडिया हिंदी चैनल है, उसमें बतौर सीनियर प्रोड्यूसर मैंने 2016 में रिज़ाइन किया। लेकिन इस दौरान ऐसा नहीं है कि मैंने थिएटर छोड़ दिया। मैं दिल्ली गया नौकरी ज्वाइन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, नौकरी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन किया। वहाँ पे जाके थिएटर करता था। मतलब लाइक नौकरी से छूटने के बाद शाम को 6 बजे रंगमंच करता था मंडी हाउस में जाके। फिर उसके बाद 2006 में मैंने अपना ग्रुप रजिस्टर कराया जिसका नाम था टोली थिएटर ग्रुप। तो दिल्ली में टोली चल पड़ा। मैं दिल्ली में, क्या है ना कि मैं थिएटर को देखने लगा। दिल्ली क्योंकि थिएटर का हब माना जाता है। बिल्कुल। तो दिल्ली में थिएटर को देखा तो दिल्ली में पता चला कि रंगमंच की एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि रंगमंच थिएटर का डायरेक्ट कंपटीशन सिनेमा से होता है। मतलब आप किसी के सामने सिनेमा का टिकट रख दे और किसी के सामने थिएटर का, तो वो सिनेमा प्रेफर करेगा, थिएटर नहीं जाएगा। बोलेगा पास है क्या, दोगे, फ्री में दोगे। तो ये विडंबना मैंने देखी। तो मैंने सोचा, और ऊपर से क्या है कि पुराने नाटकों को लोग रिपीट करते रहते हैं, जो हमारे पुराने नाटक हैं।
हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पे कहानियां बन सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का निचोड़ मैंने निकाल के मैंने अपने थिएटर ग्रुप में अप्लाई किया टोली में। और मैं क्या करने लगा कि हर संडे ना सर, NDTV में नौकरी करता था तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो हर सैटरडे संडे ग्रुप की मीटिंग होती थी, रिहर्सल्स होते थे, और हर संडे दिल्ली के किसी न किसी सोसाइटी या अपार्टमेंट में जाके नुक्कड़ नाटक करके आते थे। हम बोलते थे यार दर्शक हम तक ना आए, हम उन तक पहुंचेंगे। तो अपार्टमेंट और सोसाइटी में आप कहीं भी चले जाइए, परमिशन लेनी होती है, परमिशन लेकर के हम नाटक का मंचन करते थे। तो वहाँ पे आपको इनबिल्ट मतलब आप कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कम से कम 300-400 ऑडियंस ऐसे ही मिल जा रहा है। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। कुछ नाटक ऐसे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि कुछ नाटक ऐसे थे, जैसे कबाड़ एक मैंने प्ले लिखा था ओल्ड एज पीपल्स के ऊपर, कि कैसे बुजुर्गों को हम लोग इग्नोर करते हैं अपनी फैमिली में। प्ले का नाम ही था कबाड़, और कबाड़ को हमने दिल्ली के करीबन 200 सोसाइटीज़ में किया और 200 शोज़ किए होंगे, और उसमें मुख्य भूमिका मैं ही निभाता था, उसमें मिश्रा जी का कैरेक्टर था। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन क्या होता था सर कि रंगमंच इतना अंदर घुस चुका था तब तक कि अब नौकरी से बहुत मुश्किल होने लगा नौकरी। जबकि ऐसा नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी थी सर, सारी सुख सुविधाएं, घर ले लिया था दिल्ली में, सब कुछ हो गया था, पूरा साम्राज्य स्थापित, लेकिन अंदर से कचोट रहा था कि कब तक। और मेरा बीट सर एंटरटेनमेंट था, तो मेरा वास्ता हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से ही रहा। मैं इंटरव्यूज़ करता था, लेकिन मैं जब भी इंटरव्यू करता था ना, मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन होता था कि कब तक मैं दूसरों का इंटरव्यू करूंगा, मेरा कब होगा। तो देखिए आज आप रेडियो खांची के स्टूडियो में हमने आपको पकड़ लिया और आपका इंटरव्यू भी कर रहे हैं। ये जो तड़प होती है, ये जो भूख है आपके अंदर जो अभी भी दिख रही है, और ये काफी काबिले तारीफ है। किसी चीज ने आपको रोका नहीं, पैसा हो, नाम हो, ब्रांड नेम हो, ये इन सब चीजों ने रोका नहीं। झारखंड के लिए अभी इस वक्त आप काम कर रहे हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं अपने रेडियो खांची सुनने वाले तमाम लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि हर संडे राजीव भाई एक थिएटर का आयोजन करते हैं, नाटक का आयोजन करते हैं, और उसको लोग देखने आते हैं, और काफी नोन पर्सनालिटीज हैं जो वो आते हैं। और राजीव सर के बारे में एक चीज़ बता दूं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के विजिटिंग फैकल्टी भी हैं और मास कॉम के स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाते हैं। तो अब बताना चाहिए आपको कि किस तरीके से संडे वाली प्लानिंग क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। सर एक चीज़ आपने कही तो उस बात से कनेक्ट कर ले। तो आपने कहा कि किसी ने आपको रोका नहीं, किसी भी परिस्थिति ने रोका नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है सर रोकने वाली, वो पत्नी। बिल्कुल। जब आप जुनूनी होते हैं, आपको लगता है कि यार हमको ये काम करना है, तो पत्नी सबसे पहले बोलती है कि यार ये क्या आपने फालतू का शौक पाल रखा है। लेकिन मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब लोग कहते हैं ना कि नौकरी पाने में पत्नी का हाथ होता है, मेरे को नौकरी छुड़वाने में वाइफ ने साथ दिया है। बिल्कुल। जब उसको समझ में आने लगा, 10 साल हो गए थे शादी को, तो करीब 6 साल हो गए थे, तब उसने मुझे, मैं जब बोला कि मैं अब नौकरी छोड़ के रांची शिफ्ट होऊंगा, और रांची में मेरा विजन है JFT स्टार्ट करने का। JFT है झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी। तो उसको मैंने जब पूरा प्लान बताया तो थोड़ा डाउटफुल तो थी कि पता नहीं इतनी अच्छी सैलरी आ रही है, वहाँ जाके फिर से जीरो से स्टार्ट करना। बट एक बात बड़ी अच्छी कही उन्होंने, मैं तब तक थोड़ा कंफ्यूज था कि मुंबई जाऊं या रांची जाऊं। तो उन्होंने एक बात कही कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि मुंबई जाने के बजाय क्यों ना मुंबई को हम अपने पास लेके आए। तो उसी चक्कर में हम लोग फिर एक झटके में, हमने एक्चुअली मम्मी का ब्रेन हैमरेज भी हुआ था, तो उस दौरान एक डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हुई कि अब चलो वापस। तो वापस आए रांची, और रांची आकर के हमने कटरू में, न्यू एजी कॉलोनी कटरू में झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी की स्थापना की। जैसा कि इसका नाम है सर, फिल्म एंड थिएटर। तो पर्पस ये है सर कि रंगमंच से लेकर सिनेमा तक स्टूडेंट्स को लेके जाएं, वो एक्सपीरियंस करें दोनों विधाओं को, ताकि ये जो सेक्टर है करियर ओरिएंटेड बन जाए। ये नहीं कि आप रंगमंच कर रहे हैं तो केवल रंगमंच करते रहें, आप रंगमंच को करियर तक लेके जाएं। तो हमारे बच्चे लोग कई आज की डेट में कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा फर्रे नाम की एक वेब सीरीज की शूटिंग हो रही थी, तो उसमें 26 स्टूडेंट हमारे जिन्होंने मेजर कैरेक्टर्स किए। तो जो नाटक हम लोग हर संडे को कर रहे हैं, क्योंकि क्या है सर, ऑडिटोरियम बुक करना बड़ा मुश्किल काम है, वो पैसे लग जाते हैं अच्छा खासा। तो ऑडिटोरियम का खर्चा बचाने के लिए हमने अपने एकेडमी में ही एक स्टूडियो ऑडिटोरियम डेवलप किया, जिसमें सारी चीज़ें हैं, थिएटर से रिलेटेड, विंग्स हैं, लाइट्स हैं, फ्लोर है, सब कुछ प्रॉपर है। और करीबन 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे। गद्दे लग जाते हैं, कुर्सियाँ हैं, और फिर आपके वो सीढ़ी नुमा बने हुए हैं। और हर संडे, और क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं हमारे पास, अभी नंबर ऑफ बैचेस बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको परफॉर्मेंसेज मिलने चाहिए।
तो हमारे पास अपना मंच है, तो हर संडे एक नाटक तैयार होता है, किसी न किसी बैच का तैयार हो चुका होता है। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एक्चुअली थिएटर का जो तरीका है वो थोड़ा रियलिस्टिक थिएटर करने का तरीका है। मैं ट्रेडिशनल थिएटर्स को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, मैं रिस्क भी नहीं उठाता हूँ कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मेरा वो जॉनर नहीं है। तो इसलिए हम जो नाटक कर रहे हैं वो सब रियलिस्टिक थिएटर है। और जैसे मैंने कहा ना सर, जो हमारे स्टूडियो ऑडिटोरियम है उसको मैंने एक नया नाम दिया है सर, सिनेमैटिक थिएटर। सिनेमैटिक थिएटर, हाँ, क्योंकि क्या है सर कि थिएटर वालों के बारे में कहा जाता है कि बड़े लाउड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनको करना पड़ता है, लाउड होना पड़ता है एक्सप्रेशंस के साथ, पब्लिक है सामने, जी उनको दिखलाना है। लेकिन अब जो हमने जो स्टूडियो ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना शुरू किया बच्चों ने, तो इनको बहुत 60 लोग तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। तो नाइदर दे आर एक्सप्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो रहे हैं, वो एकदम नॉर्मल है, नेचुरली परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, तो उनको वो सिनेमैटिक बना रहा है वो, इसीलिए इस प्रयास में हमें लगातार जारी है सर। बिल्कुल प्रयास में जारी हैं। और संडे वाली बात भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से संडे की शुरुआत हुई, संडे नाटक की शुरुआत हुई, ये भी हम जानेंगे। लेकिन वक्त तो चला हमारे शो में एक गाने का। म्यूजिक से तो आपका ऑब्वियस है कि आप आर्ट और थिएटर की फील्ड के हैं, तो ऑब्वियस है म्यूजिक से आपका बड़ा लगा होगा। तो कौन से पसंद के गाने आपको सुनना ज्यादा पसंद है? यशुदास के हम बहुत बड़े वाले फैन हैं, उनके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, गाता भी हूँ, सुनता भी हूँ। तो उनका एक गाना था, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, गुनगुना सकते हैं थोड़ा सा? जरूर से जरूर। बिल्कुल। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज, ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज, ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा, हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा,
कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ